व्यापार करने का जो अधिकार होता है वो आर्टिकल 21 के तहत भी एक फंडामेंटल राइट होता है जिसमें राइट टू लिवलीहुड आ जाता है, और वो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 जी में भी एक फंडामेंटल राइट है जहाँ पे कि टू प्रैक्टिस एनी बिजनेस, प्रोफेशन, ट्रेड, ऑक्यूपेशन, एवोकेशन एट्सेट्रा। ये बात 19 क्लॉज 1 जी में बताई गई है आपको, जी या एफ में, शायद जी या एफ में ये बात बताई गई। आगे बैठना बेटा, आगे बैठो, इधर पीछे क्यों जाते हो। तो ये बात 19 क्लॉज एफ में शायद बताई गई है, जी या एफ में है, वो आप देख लेना कि व्यापार करने का जो अधिकार है वो एक मूल अधिकार है। और मैंने आपको मूल अधिकारों का जो चैप्टर था वो पढ़ाते हुए ये बताया था कि मूल अधिकार अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट अधिकार होते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण अधिकार है। और आपको मैं अगर कभी क्वेश्चन पूछूं आपसे कि भाई ये महत्वपूर्ण अधिकार क्यों हैं, तो मुझे उम्मीद है कि शायद आप आंसर दे देंगे कि इम्पोर्टेंट क्या हैं। मतलब आप सभी से नहीं, मतलब ज़्यादातर आप में से कुछ हैं वो समझ तो गए होंगे, आंसर उसको शब्दों में बयां कर पाएँ ना कर पाएँ वो एक अलग चीज़ है, वो भी एक बड़ी मतलब बात होती है कि आप किसी चीज़ को जैसा जानते हैं वैसा शब्दों में बयां नहीं कर पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, जानते तो हैं। तो मुझे उम्मीद है कि फंडामेंटल राइट क्यों इम्पोर्टेंट है ये आपको थोड़ा सा एहसास होगा, आपके दिमाग में इसकी एक पिक्चर होगी। पिक्चर के नाम से मेरे दिमाग में एक चीज़ और आ गई, मैं शायद उसी टाइम पे आपको बताता जब मैंने जो वीडियो डाला है वो लेक्चर लिया है, उसमें मैंने इंटरप्रिटेशन का महत्व बताया है कि शब्दों का अर्थ कैसे लगाया जाना चाहिए और कानून में इंटरप्रिटेशन का क्या इम्पोर्टेंस होता है, यानी किस तरीके से हम किसी खास शब्द को या किसी खास सेंटेंस का मतलब लगाएं। तो मैं ये बताना भूल गया था आपको, क्योंकि मैं अभी बता दे रहा हूँ कि हर शब्द का एक मीनिंग होता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि लीगल वर्ड्स का अपना अलग मीनिंग होता है, दूसरी बात। तीसरी बात ये कि जब आप लीगल वर्ड्स का मीनिंग लगाएंगे, उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे, तो कौन सा मीनिंग लगाया जाए ये बात कैसे आप समझ पाएंगे कि हम गोल्डन मीनिंग लगाएं कि लिटरल मीनिंग लगाएं कि हम मिस्चीवियस रूल का प्रयोग करते हुए मीनिंग लगाएं। मैंने आपको बताया था ये तीनों रूल्स क्या होते हैं, हालांकि 10, 15, 20 रूल्स होते हैं इंटरप्रिटेशन के कानून में, और ज़्यादा भी होते होंगे या ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन इतने तो प्रोमिनेंट रूल हैं, महत्वपूर्ण रूल हैं जो आपको पता ही होने चाहिए, 10-15, कि हम किसी चीज़ का जो मतलब लगाएंगे वो किस रूल का प्रयोग करते हुए लगाएंगे। तो इसमें ये है कि जब हम ये कहते हैं कि मोनोपोली किसी की है, किसी का एकाधिकार हो गया, ठीक है ना, उससे कह दिया गया कंपनी से आपको केवल व्यापार करना है, आप ही व्यापार करेंगे, किसी दूसरी कंपनी को व्यापार करने का अधिकार नहीं है, ये महारानी जी कह रही हैं। बड़ी बात है, जाहिर सी बात है। कोई मैं कह दूं कि भाई इस क्लास में मतलब सभी लोग आएंगे और हर्ष को आने का अधिकार नहीं है, ठीक है ना, या केवल हर्ष पढ़ेगा इस क्लास में, बाकी कोई नहीं पढ़ेगा, तो ये बड़ी बात है। मैंने मोनोपोली दे दी, एक अधिकार दे दिया किसी एक व्यक्ति को कि वो इस क्लास में पढ़ सकता है। तो ये बात थोड़ा गलत भी है कि आपने एक कंपनी से तो कह दिया कि आप व्यापार करेंगे इंडिया जाके, बाकी की कंपनी क्यों नहीं करेंगी, और बाकी की कंपनी अगर करेंगी तो उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापार की परमिशन लेनी होगी। तो ये मोनोपोली का जो कंसेप्ट था, आपको पता है कि जो ब्रिटेन का बाद में आधी से ज़्यादा दुनिया पे राज हुआ, आपको पता है कि ब्रिटेन का सूरज कभी छुपता नहीं था। इसका क्या मतलब है ये भी शायद आप समझते होंगे कि ये कहा जाता है कि ब्रिटेन का सूरज या
ब्रिटिश सूरज कभी छुपता नहीं था। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ब्रिटेन का दुनिया के अलग अलग देशों पे कब्ज़ा था, वहाँ पे उनका शासन चलता था, और एक जगह सूरज अगर डूब रहा होता था तो दूसरी देश में सूरज निकल रहा होता था। आपको पता है अब यहाँ पे सुबह हो रही है तो अमेरिका में रात हो रही होगी, तो अमेरिका पे भी अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था, तो सूरज उनका छिपता ही नहीं था, इधर छुप गया, उधर वाले देश पे कब्जा है, उधर की तरफ दिन निकल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो एकाधिकार वाली पॉलिसी हुई, काफ़ी हद तक हम इसको कह सकते हैं कि उन्होंने एक कंपनी को व्यापार करने का एकाधिकार दे दिया। इससे क्या हुआ कि एक तरह से इम्पीरियलिज्म की आप एक आहट मान सकते हैं या सुगबुगाहट मान सकते हैं कि एक तरह से जब आप किसी एक कंपनी को या किसी एक व्यक्ति को कुछ एकाधिकार दे देते हैं तो फिर वहाँ पे इस बात की संभावना ज़्यादा होती है कि गड़बड़ होगी। अब दूसरी कंपनी भी आ रही होती तो बैलेंस बना रहता, ठीक है ना। शायद इंडिया कब्ज़े में नहीं आ पाता या इंडिया गुलाम नहीं बन पाता अगर दूसरी कंपनियों को भी इजाज़त दे दी गई होती। लेकिन जब मोनोपोली का बात आएगी तो ये बात का डर या शक महसूस होगा कि इसकी वजह से कुछ नुकसान हो सकते हैं, और वही नुकसान इंडिया में हुआ कि यही कंपनी बाद में अपने आप को राजा घोषित कर देती है। यानी आप देखिए, एक अचंभा देखिए दुनिया का कि एक कंपनी जो है अब किसी देश पे कब्ज़ा कर ले रही है। अभी तक तो हमने ये देखा था हिस्ट्री में कि एक राजा दूसरे राजा के ऊपर कब्ज़ा करता था, कंपनियां कब्ज़ा नहीं करती थी। लेकिन इंडिया पे कंपनी ने कब्ज़ा कर लिया, अपना शासन स्थापित कर दिया। तो ये एक अलग तरह की बात हुई हिस्ट्री में कि भाई कंपनी कब्ज़ा कर रही है। हमने राजाओं को आक्रमण करते हुए देखा था, युद्धों के बारे में सुना था कि साहब एक राजा ने दूसरे राजा के ऊपर आक्रमण किया या एक राज्य ने दूसरे राज्य के ऊपर आक्रमण किया और कब्ज़ा कर लिया, वहाँ पे अपना शासन स्थापित कर दिया। लेकिन एक कंपनी ने एक देश पे कब्ज़ा कर लिया, ये एक बड़ी बात हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई और इंडिया की राजा बन बैठी, कंपनी राजा बन बैठी। वो ज़माना जो था, आप उसको कैपिटलिज्म की शुरुआत भी मान सकते हैं, मतलब ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर आप ये कह सकते हैं कि वो कैपिटलिज्म की शुरुआत थी। और आज का ज़माना जब हम देख रहे हैं, जिसको हम पोस्ट कैपिटलिज्म कह सकते हैं, उत्तर पूंजीवाद कह सकते हैं, तो वो ज़माने से आगे की अब जो थ्योरी हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां आज भी 1% से कम होंगी और वो लगभग वर्ल्ड के 80% से ज़्यादा रिसोर्सेज पे कब्ज़ा किए हुए हैं। चाहे वो गूगल हो, चाहे वो अमेज़ॉन हो, और चाहे वो सैमसंग हो, और चाहे वो एप्पल हो, ठीक है ना। आप सभी के बारे में जानते हैं, मुझे इनके बारे में बताने की ज़रूरत शायद नहीं होगी कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं कि शायद मतलब पूरे यूपी को ख़रीद लें। समझ रहे, कंपनी पूरे यूपी को ख़रीद ले रही है। 3-4 कंपनी मिल गई तो पूरे इंडिया को ही ख़रीद लिया उन्होंने। भैया कितने रुपए का बताओ, कि इंडिया इतने रुपए का है, कि अच्छा ठीक है, हम 3-4 कंपनियां इंडिया को ख़रीद ले रही हैं मिलके। तो उनके पास इतने रिसोर्सेज हैं, तो आप इसको पोस्ट कैपिटलिज्म भी कह सकते हैं। बहरहाल हमने पहला जो पॉइंट डिस्कस किया था वो था मोनोपोली ऑफ ट्रेड, और ये एक बड़ी बात है कि किसी कंपनी को एकाधिकार मिल जाए व्यापार करने का तो वो कुछ ना कुछ अलग तरीके का करेगी, और वही हुआ, इंडिया पे कब्ज़ा हुआ बाद में उसी कंपनी का। फिर इसके बाद में कॉरपोरेट स्ट्रक्चर इन लोगों ने बनाया। आपको पता है जॉइंट स्टॉक कंपनी बनी, कई लोगों ने अपने पैसे इकट्ठे किए और इंडिया व्यापार करने आ गए। लगभग 10-15 लोग थे, बड़े बड़े वहाँ के जो पूंजीपति क्लास था, उन लोगों ने पैसा इकट्ठा किया, ईस्ट इंडिया कंपनी बना के यहाँ पे आ गए। अगला गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि मैंने आपको बताया कि इनको शासन करने की भी
और प्रशासन करने की सीमित शक्ति दी गई, लिमिटेड पावर दी गई कि अपने कंपनी के मामलों में आप गवर्न कर सकते हैं। और ये शक्ति किसको दी गई? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को, कि भाई कंपनी का कोई मामला होगा तो वहाँ पर आप, और गवर्न से ही आपको पता है गवर्नर वर्ड बना है, जो आजकल इंडिया में एक बड़ा डिस्प्यूटेड पोस्ट है, एक विवादित एक पद है कि साहब गवर्नर जो होता है। और ये गवर्न करने की जो पावर दी गई थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कंपनी के मामलों को, वो गवर्नर, उस बाद में एक पोस्ट निकाल दी गई जिसको गवर्नर कहते हैं। इंडिया में आज भी एक गवर्नर, जिसे राज्यपाल कहते हैं, राज्य का प्रमुख राज्यपाल हर स्टेट में होता है, वो एक पोस्ट है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को ये पावर थी शुरू में कि आप कंपनी के मामलों को गवर्न कर सकते हैं। बाद में एक पोस्ट गवर्नर की बना दी गई और ये लोग कानून बना सकते थे, रूल और रेगुलेशंस कंपनी के मामलों में। इसके बाद में इन्हें कानूनी अथॉरिटी दी गई, लीगल अथॉरिटी। और आपको पता है कि लीगल अथॉरिटी का मतलब, मैंने कल भी अपने क्वेश्चन भी पूछा था कि लीगल अथॉरिटी समझ में नहीं आया, मैंने बताया था इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं, आप संविदा कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, कि हम ये माल बेचेंगे, ये माल खरीदेंगे। लेकिन आपको पता है कि कंपनी का कोई अपना चेहरा तो होता नहीं है, कंपनी की कोई अपना फिज़िकल बॉडी नहीं होती है, तो कोई आदमी ही उसके बिहाफ पे काम करेगा। और अगर उसे लीगल पर्सनैलिटी नहीं मिली हुई है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो अगर कानूनी व्यक्ति नहीं है, आप जूरिस्प्रूडेंस एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे अपने सेकेंड ईयर में, काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। ये जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं ये नेशनल सब्जेक्ट है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, और ज़्यादातर सब्जेक्ट, कुछ सब्जेक्ट इंटरनेशनल सब्जेक्ट हैं, जैसे मान लीजिए जूरिस्प्रूडेंस है, पूरी दुनिया में जूरिस्प्रूडेंस वही होगी, इंटरनेशनल लॉ पूरी दुनिया पे चल सकता है। तो कुछ सब्जेक्ट जो है इंटरनेशनली सब्जेक्ट भी आप पढ़ेंगे, जो कि पूरी दुनिया में जैसा लॉ यहाँ पे इंडिया में है वैसा ही जूरिस्प्रूडेंस अमेरिका में होगा, चाइना में होगा, या जापान में होगा, या किसी भी देश में वो कानून चल सकता है। लेकिन ये कानून केवल इंडिया के लिए है, हम पढ़ रहे हैं क्योंकि हम इंडिया के रहने वाले हैं, इस तरह से हम इंडियन कानून को पढ़ रहे हैं। अब आपको थोड़ा सा फ़र्क ये भी समझ में आएगा कि जो इंग्लैंड से बैरिस्टर करके आते थे, वो उनका एक स्टेटस भी अलग होता था, चाहे वो पंडित नेहरू हो और चाहे वो सरदार पटेल हो, महात्मा गांधी हो, जिन्ना हो, कोई भी हो, ठीक है ना। उनका स्टेटस इस वजह से अलग होता था कि वो नेशनल लॉ नहीं पढ़ते थे, पूरा लॉ की फ़िलॉसफी पढ़ के आते थे। पूरी दुनिया में जो लॉ चलते हैं उनके बारे में इंग्लैंड से पढ़ के आते थे, उन्हें बैरिस्टर कहा जाता था। यहाँ पे एडवोकेट बोला जाता है एक लॉ करने वाले को, और जो इंग्लैंड से लॉ करके आएगा उसको बैरिस्टर बोला जाता है। तो क्वालिटी में फ़र्क तो होगा ही। इंडिया में आपको लॉ पढ़ाया जा रहा है और आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से लॉ पढ़ के आए, या इंग्लैंड की मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से लॉ करके आए, तो क्वालिटी में तो फ़र्क होगा, ठीक है ना। मेथडोलॉजी में भी फ़र्क होगा, और पेडागोगी में भी फ़र्क होगा, पढ़ाने के तरीके में भी फ़र्क होगा, और जो पाठ्यक्रम है उसमें भी फ़र्क होगा, पढ़ाने की पद्धति में भी फ़र्क होगा। तो बहरहाल हम ये बात कर रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट करने की शक्ति तब मिल पाती है किसी को जब वो लीगल पर्सन बन जाता है, व्यक्ति बन जाता है। व्यक्ति नहीं है तो आप बच्चे हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट तो कर ही नहीं सकते हैं, आप तो बच्चे हो, आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप अभी फुल्ली लीगल पर्सन नहीं हो। आप कंपनी हो, आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि आप पर्सन नहीं हो। बच्चे को भी कॉन्ट्रैक्ट करने का अधिकार नहीं होता है, आपको पता है। जब आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, एक सब्जेक्ट आएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट, संविदा, बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट आएंगे। आप कानून
बड़ा मज़ेदार सब्जेक्ट है, अगर आप इसको मज़े से पढ़ें तो, ठीक है ना। क्योंकि हर शब्द की एक कहानी होती है। जब कोई शब्द कहा जाता है तो उसके पीछे एक स्टोरी होती है पूरी उसकी, ठीक है ना। जब उस स्टोरी को आप पढ़ना शुरू करते हैं तो फिर आपको मज़ा आने लगता है शब्दों से खेलने में, शब्दों को समझने में। जैसे लूट वर्ड है, तो लूट वर्ड कहाँ से आया है? इंग्लिश में भी लूट को लूटी लिखते हैं, LOOT। तो अंग्रेज़ों ने जो इंडिया को लूटा, ठीक है ना, लूटा, तो ये लूट वर्ड वहीं से शुरुआत हुई। तो इसकी जो कहानी आपकी समझ में आएगी जब आप इस लूट वर्ड के डिक्शनरी में, जिसे एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं, शब्द विज्ञान कहते हैं, अगर उसके सब्जेक्ट के आप स्टूडेंट होते तो आप समझते कि शब्दों की भी अपनी एक कहानी होती है, हर शब्द के पीछे एक स्टोरी होती है कि ये शब्द कहाँ से आया। हर साल कुछ वर्ड डिक्शनरी में जोड़े जाते हैं जो पॉपुलर वर्ड होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो आप बच्चे हैं आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, आप कंपनी हैं आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। बच्चे हैं क्यों कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते? आप मुझे क्यों नहीं कर सकते? साहब मैं इंसान नहीं हूँ क्या? बच्चा हूँ तो मैं बच्चा तो हूँ, लेकिन मैं भी तो एक इंसान हूँ। आप मेरे इंसान होने पे तो क्वेश्चन नहीं, मार्क नहीं लगा सकते हैं। अगर मैं एक बच्चा हूँ तो मैं एक इंसान भी तो हूँ, ह्यूमन भी तो हूँ। कि बच्चा ह्यूमन नहीं होता है? होता है ना, इंसान होता है ना बच्चा। उससे आप कहेंगे साहब आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि आप बच्चे हैं। तो बच्चा ये कहेगा पलट के, चिढ़ के ये कहेगा कि मैं इंसान तो हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट? क्यों नहीं कर सकता? ये जवाब आपको कानून से मिलेगा। आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये जवाब देगा, आपको जूरिस्प्रूडेंस ये जवाब देगी कि बच्चा कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर सकता। उसी तरह से एक कंपनी कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर सकती, ये भी आपको जवाब मिलेगा जूरिस्प्रूडेंस से ही कि भाई कंपनी है, उसका कोई चेहरा नहीं है, वो ह्यूमन भी नहीं है, वो तो और पीछे चला गया, बच्चे से भी गया गुजरा हो गया। बच्चा कम से कम ह्यूमन तो था, कह रहा था मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे क्यों नहीं कॉन्टैक्ट करने दे रहे आप। लेकिन ये कंपनी ये कह रही है कि भाई मुझे आप कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं करने दे रहे। तो आप कह देंगे तुरंत तुम तो इंसान हो ही नहीं, कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे। लेकिन अब ये शक्ति के किसी कंपनी को लीगल पर्सन बनाने की जो शक्ति होती है वो कानून में होती है। और कानून किसी कंपनी को भी पर्सन बना सकता है। तो कानून किसी कंपनी को ये अथॉरिटी दे सकता है या ये अधिकार दे सकता है या ये शक्ति दे सकता है या देता है कि आप पर्सन हैं, तो वो कंपनी पर्सन बन जाएगी। और जब वो पर्सन बन जाएगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप पर्सन नहीं हैं तो आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। आप बच्चे हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। आपकी एज अभी 18 साल नहीं हुई है, आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। आप जाएं कि भाई मेरा घर है ये, बंटवारा भी हो गया, पिताजी ने कह दिया तुम ये ले लो और मैं 17 साल का हूँ, खरीद लो मेरा मकान। वो कहता है भैया हाथ जोड़ रहा हूँ, पहले 1 साल और वेट कर लो, उसके बाद मैं ख़रीदूँगा। अभी आप 17 साल के हो, अभी आप पर्सन नहीं हो, व्यक्ति नहीं हो आप कहेंगे इंसान तो हूँ, पिताजी ने बंटवारा भी कर दिया, मैं कब्ज़ा मेरा है, मैं रह रहा हूँ वहाँ पे, पिताजी से मेरा कोई मतलब भी नहीं है, पूछना भी नहीं है उन्हें मुझसे, तो अब तो ख़रीद लो। तो वो कहे अब भी नहीं ख़रीदूँगा। कानून तो मना कर रहा है कि आप अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कानून ने आपको फुल्ली पर्सन नहीं माना है। आप अपने पिताजी से पूछवा दीजिए, उनके साइन करवा दीजिए तो खरीद लूँगा आपका मकान। तो आप चूँकि फुल्ली पर्सन नहीं है, इस वजह से आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, मकान नहीं बेच सकते, मोबाइल नहीं बेच सकते। उसी तरह से एक कंपनी पर्सन जब तक नहीं होगी, कानून उसको पर्सन नहीं बनाएगा, तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। तो कानून जब ये शक्ति दे देगा किसी कंपनी को कि वह कॉन्ट्रैक्ट कर ले,
किसी से खरीदने का कि माल हमें बेच दो, किसी को बेचने का कि हम माल आपको बेचेंगे। तो आपको किसी कंपनी ने माल दिया और आप माल लेके अपने घर पे बैठ गए, उसको पैसे अपने कंपनी को दिए ही नहीं। वो कंपनी ये कहेगी कि साहब मेरे पैसे दो। आप कहेंगे तुम क्या इंसान हो भाई, वो तो कंपनी हो, कंपनी को क्या दूँ पैसे, व्यक्ति होगा तो मैं दे दूंगा, कंपनी है मैं नहीं दूंगा। लेकिन आपको देने पड़ेंगे पैसे, क्योंकि कंपनी को व्यक्ति मान लिया गया है, कानून ने उसको ये शक्ति दे दी है कि आप पर्सन हैं। तो हमने जो बात की थी कल, वो लीगल पर्सनैलिटी की थी, विधिक व्यक्तित्व की थी। और मैंने उसमें आपको 3 चीज़ें बताई कि एक तो प्रॉपर्टी रख सकता है विधिक व्यक्ति, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, किसी पे मुकदमा कर सकता है अगर किसी ने आप कंपनी के खिलाफ कुछ सिविल रॉन्ग या फ्रॉड किया। सिविल रॉन्ग वर्ड शायद कल आपने पढ़ लिया होगा टॉट में, और शायद मुझे उम्मीद है कि उसका मीनिंग भी समझ लिया होगा आपने, जिसको रॉन्ग वर्ड कहते हैं। तो वहाँ से आप कनेक्ट कर लेंगे कि किसी सिविल रॉन्ग के लिए आप मुकदमा कर सकते हैं किसी व्यक्ति पे, चाहे आप कंपनी है, उसने आपके पैसे मार लिए, आप उस पर मुकदमा कर देंगे कि भाई मिस्टर हर्ष को मैंने 100 किलो कपड़े बेचे थे और इन्होंने मुझे उसके पैसे नहीं दिए, मैं कंपनी हूँ, मुझे पैसे दिलवाए जाए। तो हर्ष अब ये नहीं कह पाएंगे कि आप कंपनी हैं, आप व्यक्ति तो हैं नहीं, क्योंकि कानून ने मुझे व्यक्ति मान लिया है और मैंने अपने आप को रजिस्टर्ड भी करा लिया है। आपको पता है जब आप कंपनी चलाते हैं तो कंपनी को रजिस्टर्ड कराते हैं, तभी उसको लीगल पर्सनैलिटी मिलती है। तो तभी उसको लीगल पर्सनैलिटी मिलती है जब कानून उसको ये शक्ति दे देता है कि आप पर्सन हैं। तो तभी आप मुकदमा कर पाते हैं और तभी आप पे मुकदमा कंपनी कर पाती है, अगर उसको लीगल अथॉरिटी दे दी गई होती है। एक मैंने बताया था ड्यूरेशन 15 साल की परमिशन दी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को कि 15 साल के लिए आप व्यापार करेंगे। एक मिलिट्री पावर के एक शक्ति दी गई थी सैनिक रखने की, हथियार रखने की। और सबसे लास्ट पॉइंट जो मैंने आपको बताया था वो बताया था सिग्निफिकेंस ऑफ सॉवरेनिटी। तो इसने जो है ब्रिटिश टेरिटोरियल क्लेम्स की फाउंडेशन रख दी इंडिया में, ठीक है ना। जो ब्रिटिश क्षेत्रीय दावों की जो नींव रखी गई वो चार्टर एक्ट 1600 के द्वारा रखी गई, जिसको हमने पढ़ा है कि साहब इंडिया में ज़मीन पे कब्ज़ा का दावा किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ये मेरी जगह है, मुझे परमिशन मिली हुई है और ये परमिशन मुझे जहांगीर ने दी है, आप कोई आदमी उस ज़मीन पर अपना दावा नहीं कर सकता था। तो सॉवरेनिटी की एक उस एरिया में जहाँ पे वो कंपनी बसी हुई है, सॉवरेनिटी का सिग्निफिकेंस जो है आप देख सकते हैं। और एक तरह से इनडायरेक्टली ये दावा भी देख सकते हैं कि ये ज़मीन ब्रिटेन की है, ब्रिटेन की कंपनी की है। यानी आप देख सकते हैं जो कि 1757 और 1764 में जो कंपनी का शासन स्थापित हुआ इंडिया पे, उसकी शुरुआत 1600 एक्ट में, 1600 के जो चार्टर एक्ट है उसकी शुरुआत यहाँ से मान सकते हैं। तो कल अब देखिए एक चीज़ और हम यहाँ पे समझेंगे, और वो समझेंगे वो है लीगल इम्प्लीकेशंस।